स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू है आज आपका सेकेंड वीडियो। कल हमने फर्स्ट वीडियो कवर किया था। चलिए शुरू करते हैं। आज इसमें जो टॉपिक है वह है संश्लिष्ट तंतु अर्थात आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो आर्टिफिशियल फाइबर के कौन कौन से प्रकार हैं? तो यह है पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। क्या क्या है? पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कपास गोलक से कपास को हम किस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। तो कपास गोलक से कपास को हम लोग को ये जो अलग करते हैं वो हस्त चयन प्रक्रिया के द्वारा, यानी हाथों से चयन कर करके उसको हम पृथक करते हैं। इसके बाद जब हस्त चयन द्वारा हम उसको अलग करते हैं तो फिर क्या किया जाता है कि कपास से बीजों को छांटना होता है। तो बीजों को छांटने के लिए कंकतन द्वारा इसको अलग किया जाता है। यह एक टर्म याद रखना है कि किसके द्वारा बीजों को अलग किया जाता है, तो कंकतन के द्वारा। और इस प्रक्रिया को कहते हैं कपास ओटना। इसमें 3 पॉइंट हो गया। जब कपास का गोलक होगा, कपास का जो गोलक होगा उससे हम जब कपास को अलग करेंगे तो इसको हम हस्त चयन द्वारा अलग करेंगे। किसके द्वारा अलग करेंगे? हस्त चयन द्वारा अलग करेंगे। और जब हम कपास से बीजों को हटाएंगे तो वह किसके द्वारा हटाएंगे? तो हम कंकतन द्वारा हटाएंगे। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कपास ओटना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जूट प्राप्त किया जाता है। तो जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो जूट प्राप्त किया जाता है पौधे के तने से। ठीक है, जूट प्राप्त किया जाता है पौधे के तने से। और भारत में इसकी खेती कब होती है? तो भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो पटसन उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, अगला है कि कताई। कताई क्या होता है? कताई क्या होता है कि जब हम रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया करते हैं, जब हम रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो उसको कहते हैं कताई। तकली किसको बोलते हैं? तकली कहते हैं कताई के लिए हस्त तकुओं का प्रयोग। ठीक है, कताई वो तकली कहते हैं जब कताई के लिए हस्त तकुओं का उपयोग किया जाता है तो उसे तकली कहा जाता है। चरखा, चरखा आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, है ना। तो चरखा क्या है कि हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है। ठीक है, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष में लोकप्रियता प्रदान की थी। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन हुआ था 1956 में। इसको याद रखना है, 1956 में किसकी स्थापना हुई थी? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन। चलिए अगला है कि सबसे पहला कृत्रिम तंतु कौन था? तो सबसे पहला कृत्रिम तंतु था नायलॉन। उसके बाद है कि बुनाई तथा बंधाई। यह क्या प्रक्रिया है? तो बुनाई तथा बंधाई होता है जब हम धागे से वस्त्र को प्राप्त करते हैं तो उसकी विभिन्न विधियां को बुनाई या बंधाई कहते हैं। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं? तो रेशम है, ऊन है और जूट है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल फाइबर कौन कौन से हैं, है ना। अभी आपको हमने इससे पहले पढ़ा है कि आर्टिफिशियल है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर धातु। ठीक है, धातु पता है लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम, सोना, ये सब मेटल में आ जाते हैं। कुछ गैसें जल में विलयी होती है, यानी कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात आप यह प्रश्न देखते होंगे एग्जाम में कि मछलियाँ जो होती है जब उनको पानी से बाहर निकाला जाता है तो वह बाहर आकर मर जाती है। क्यों मर जाती है? बाहर तो ऑक्सीजन रहता ही है, फिर क्यों मर जाती है? तो इसका आंसर यही होता है कि वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वास के रूप में उपयोग करती है और बाहर वह जल में घुला हुआ ऑक्सीजन उसे प्राप्त नहीं होता, जिस कारण मछलियाँ मर जाती है। अब है पारभासी। आप जानते हैं कि पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी, है ना। ये होता है पदार्थ को देखने के 3 तरीके। जैसे कि अगर आपको कोई भी पदार्थ आप किसी भी पदार्थ के आर पार आसानी से देख लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। जिसके आर पार आप नहीं देख सके उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। और जिसमें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते परंतु थोड़ा बहुत देख लेते हैं उसे हम पारभासी कहते हैं। तो पारभासी के एग्जाम्पल हो गए कागज पर लगा हुआ तैलीय धब्बा। चलिए अगला पॉइंट है पृथक्करण की विधियाँ। ठीक है, अब हस्त चयन, पीछे हमने पढ़ा है हस्त चयन। तो गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग हस्त चयन कहते हैं। जनरली इसका प्रयोग हम अपने घर में करते ही हैं, है ना। गेहूँ या चावल में से जब हम मोटे दाने को अलग कर लेते हैं, मोटे वेस्टेज को हम अलग करते हैं तो यह हम हाथ के द्वारा ही करते हैं। इसे हस्त चयन की प्रक्रिया कहते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग है सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा
अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया। थ्रेसिंग सूखे पौधों की जो डंडियाँ होती हैं उसमें अनकर्ण और जो अनाज होते हैं उसको जब हम अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है थ्रेसिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे अवॉइड नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारा वीडियो काफ़ी शॉर्ट होता है, एनसीईआरटी का हम बनाते हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो हम इस वीडियो को लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एनफ है, तो हम लोग मतलब आगे बढ़ते हैं। अब है निष्पावन। निष्पावन किसे कहते हैं? तो इस विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। मतलब अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें अगर भारी और हल्के अवयव मिले हुए हैं और हमें उनको अलग करना है तो हम निष्पावन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक महिला खड़ी है, उसके हाथ में यह सूप है, ठीक है, और वह हवा की दिशा में अपने सूप को रखी हुई है। और निष्पावन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है कि यह अनाज एक जगह एकत्रित हो जा रहा है और भूसा अलग हो जा रहा है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, ठीक है। भूसे के हल्के कण क्या हो जाते हैं? पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ निष्पावन प्लेट है, यहाँ पे अनाज एकत्रित हो रहा है और उसके बगल में भूसा एकत्रित हो जा रहा है ना। अब है चालन। चालन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है आटे को चालने में। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है अवसादन। अवसादन में क्या होता है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जैसे कोई भी मिक्सचर है उसमें अगर आप जल को मिलाते हैं तो उसमें जो भी भारी अवयव है, उस मिक्सचर में जो भी भारी अवयव है वो क्या होगा नीचे तली में बैठ जाएगा। इसी प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। अभी यहाँ दो पॉइंट हो गया, अवसादन और निस्तारण, ठीक है। जब हम जल को मिलाते हैं और जब तली में बैठता है जो भी भारी अवयव, तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। और इसी का अगला स्टेप है कि उस अवसादित मिश्रण को हम बिना हिलाए, ठीक है, जल को मिट्टी सहित उड़ेलते हैं, तो इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। आप याद रखेंगे इसको। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ही इसमें जल मिलाए तो नीचे अवसादन की प्रक्रिया हुई, और जब हम इसको एक्सचेंज करें 2 ग्लास में तो यह आपकी प्रक्रिया निस्तारण कहला रही है। इसके बाद है कि यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं तेल तथा जल को उनकी मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। कह सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि तेल और जल के मिश्रण को हम किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो ये अवसादन की प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं। एक और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि रेत तथा जल के मिश्रण को कैसे अलग किया जाता है, तो यह भी अवसादन की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। इसी में है, यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे 2 पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाते हैं उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है निस्यंदन। निस्यंदन मतलब फिल्टर करना। अब चाय को एक छन्नी में डालने पर चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, इस प्रक्रिया को निस्यंदन या फिल्टर कहते हैं। ये मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। निस्यंदन या फिल्टर क्या होता है वो आप डेली यूज़ में आप देखते ही हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी किया जाता है। जब हम छलनी लेते हैं और जब हम छानते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन। लिखा है ना, पनीर बनने के प्रक्रिया में उसे कपड़े या छन्नी से पृथक किया जाता है। अगला पॉइंट है वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल है समुद्री जल से वाष्पन विधि द्वारा साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से साधारण नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह है वाष्पन विधि के द्वारा। यह हो गया समुद्री जल, वाष्पन प्रक्रिया हुई तो हमें नमक प्राप्त हुआ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। चलिए उसके बाद संघनन किसे कहते हैं? जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। यानी जलवाष्प से हम जब लिक्विड फॉर्म उसका प्राप्त करते हैं तो यह प्रक्रिया संघनन अर्थात कंडेंसेशन कहलाती है। जैसे गर्म किए पानी के ऊपर अगर हम प्लेट रखते हैं तो उसके ढकने के बाद हमें पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाएंगी? संघनन कहलाएंगी। अगला है संतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा विलयन जिसमें उसकी एक क्षमता को पार करने के बाद अधिक पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात जब हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम कोई सॉल्यूट डालते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम उसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं मिला सकते, तो उस प्रक्रिया को या उस सॉल्यूशन को उस टाइम हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है जिसको हम लोगों को याद कर लेना है। जैसे रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ मिलाया जा सकता है। ठीक है, जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं खोलता है। अब जल में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स डिफरेंट क्वांटिटी में मिलते हैं, हमें इसको याद रखना है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि 200 ग्राम का एक सॉल्यूट हो और 200 ग्राम का दूसरा सॉल्यूट हो और दोनों को अगर एक समान टेम्परेचर दिया जाए तो उतना ही मिलेगा, ऐसा फिक्स नहीं होता। वो हो सकता है कि एक सॉल्यूट ज़्यादा प्रोपोर्शन में घुल जाए और एक कम हो जाए, तो यह उसके नेचर्स पे डिपेंड करता है। चलिए हम आज के लिए इतना ही वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।